थी, उस समय आपकी क्या भूमिका थी? तो मैं लगभग शहर के 25 वार्ड में मैं टहलता था। शहर की स्थितियों से मैं परिचित रहा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के संदेशों को लेकर वार्ड की एक एक जनता के एक एक परिवारों के बीच अंदर तक घरों में मैं गया। कोई ऐसा प्रधान, कोई ऐसा सभासद हम कह सकते हैं कि सारी मूलभूत सुविधाएं जनता तक लाकर, सरकार की योजनाओं को जनता तक लाकर अगर नहीं पहुंचाता है तो हम यह मानते हैं कि कोई भी सरकार हो उतने मजबूती से बन नहीं पाती है। ना उसका विधायक बन पाएगा, ना उसका सांसद बन पाएगा। अपनी आदत है कि हम चैलेंजिंग काम को बहुत ज्यादा स्वीकार करते हैं कि जो होना नहीं है करना तो वही है। जब आपकी मम्मी चुनाव में लड़ी, उस समय महिला सीट थी, उस समय आपकी क्या भूमिका थी? पिकौरा शिवगुलाम की जनता को सभी सुविधाओं से, जो एक मूलभूत सुविधाएं हो सकती हैं जनता की, उनसे उनको आच्छादित करना है। अगली बार भी हो सकता है कि वो ओबीसी हो जाए या महिला सीट हो जाए और एक बार फिर से आपका सपना टूट सकता है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी यहाँ पे प्रत्याशी चुनाव लड़ने आएगा, आप इतना मान के चलिए कि जनता के दिलों में मैं राज करता हूँ। इस वार्ड में या राजनीति में आने के बाद आपको किसी के विरोध का भी सामना करना पड़ा? आप चुनाव लड़िए और एक बार जेल जाइए, पता चलता है कौन अपना होता है कौन पराया। हमारा गवर्नमेंट स्कूल इतना बड़ा है, इतनी फैसिलिटी है, वहाँ पे इतने क्वालिफाइंग टीचर्स आ रहे हैं, तो वहाँ बच्चों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? इस पे कि इंटर कॉलेजों का यही हाल नहीं है, ऐसे महाविद्यालयों का भी हाल है। अभी महाविद्यालयों का हाल ऐसा रहता था कि वहाँ 9-9 हजार बच्चे पढ़ते थे। जी बिल्कुल। आज स्थितियाँ ये है कि 900 बच्चे भी उस महाविद्यालयों में नहीं है। में आने के बाद एक चीज पता चला कि यहाँ पे शराब की, नशे की लत की बहुत बुरी हालत है। आए परिणामों से कोई बहुत ज्यादा अगर पीड़ित वर्ग हमको लगता है तो वही आज का हमारा युवा लगता है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वार्ड के ऐसे युवा जिनका नाम हमारे वार्ड के हर सदस्य के जुबान पे रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका काम बोलता है। तो आइए चलते हैं अपने नए मेहमान की तरफ। आशीष जी, हम चाहेंगे आप हमारी जनता को सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं और ये बताएं कि हमारा वार्ड, हमारा बस्ती आपको किस रूप में देखता है। सबसे पहले आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आशीष शुक्ला, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता और यहाँ बस्ती नगर पालिका क्षेत्र के पिकौरा शिवगुलाम वार्ड का मैं निवासी हूँ। जी जी। मैं इस वार्ड में मैं पिछले पंचवर्षीय मेरी माता जी सभासद रहीं। उसके पीछे भी लगभग आप मान सकते हैं 2-3 वर्ष 4 वर्ष से मैं लगभग चुनाव की तैयारी में ही लगातार रहा और वार्ड की जनता के लगातार एक सच्चे जनसेवक के रूप में मैंने कार्य किया। और वार्ड की जनता हमसे इतना उम्मीद भी लगाती है कि अगर वार्ड में कुछ विकास कार्य अगर अंतिम रूप से किसी को कोई परिणाम सोचना है तो वो आशीष शुक्ला ही सोचेंगे। और ऐसा नहीं है, जनता का बेहद आशीर्वाद भी हमारे ऊपर रहता है। तो निश्चित रूप से आप हमारे वार्ड के एक भविष्य के रूप में आपको लोग देख रहे हैं, कि युवा नेता के रूप में देख रहे हैं और आप इस पे निश्चित रूप से खड़ा उतरेंगे। तो आशीष जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके दिमाग में ये चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया? भाई साहब, हमको आपको बताते चलें कि मैं अपनी इंटर तक की पढ़ाई जो है विद्या भारती के विद्यालय यही मारी खामा में स्थित है, रामबाग। जी जी जी। मैंने उससे की समाज सेवा एवं समाज के प्रति किस तरह अग्रणी भूमिका में रहकर समाज में रह रहे लोगों को, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों को किस प्रकार योजनाओं से, सरकार की सेवाओं से किस तरह उनको लाभान्वित करना है, इसी उद्देश्य के तहत जो है मेरी पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएट करने के लिए मैं यहाँ से बस्ती जिले से बाहर खैलाबाद गया। खैलाबाद से मैं ग्रेजुएशन पूरा करके जब भी बस्ती आया तो हमको थोड़ा सा उस समय चुनाव का एक विधानसभा चुनाव का एक भंवरजाड़ चल रहा था। विधानसभा चुनाव वही 2012 का मामला था। 2012 विधानसभा चुनाव था। उस समय हरीश द्विवेदी जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे। जी जी बिल्कुल। उनके साथ उन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद से जोड़ा भी और विद्यार्थी परिषद में रहते हुए विभिन्न दायित्वों पर मुझे कार्य करने का भी अवसर उनके देखरेख में, उनके कुशल मार्गदर्शन में मिला भी।
उसके बाद उनका चुनाव रहा। उनके चुनाव में मैं लगभग शहर के 25 वार्ड में मैं टहलता था। शहर की स्थितियों से मैं परिचित रहा। शहर के वार्डों की गलियों में मैं आता जाता रहा। अपने वार्ड में भी जो है मुझे सेवा का अवसर पार्टी के द्वारा मिला। मैं वहां भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के संदेशों को लेकर वार्ड की एक एक जनता के एक एक परिवारों के बीच अंदर तक घरों में मैं गया और देखा कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर वह जो है उनको प्राप्त नहीं होगी तो आप ये मानिए कि निचले पायदान पे अगर अपना कोई ऐसा सेवक, कोई ऐसा प्रधान, कोई ऐसा सभासद हम कह सकते हैं कि अगर वह आपका वह छोटा सा जनसेवक अगर अपनी सारी मूलभूत सुविधाएं जनता तक लाकर, सरकार की योजनाओं को जनता तक लाकर अगर नहीं पहुंचाता है, तो हम यह मानते हैं कि सरकार, कोई भी सरकार हो, उतने मजबूती से बन नहीं पाती है। ना उसका विधायक बन पाएगा, ना उसका सांसद बन पाएगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सरकार की जो भी ऐसी लाभान्वित करने की योजनाएं हैं, जो जनता में बैठे उस गरीब मजलूम इंसान तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको जब मैंने देखा कि उन सारी योजनाओं को अगर जनता तक पहुंचाया जाए तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में हमको भी उसका लाभ मिलेगा। हमारे जो भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो सांसद पद के लिए लड़ेंगे, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए लड़ेंगे, चाहे वो विधानसभा के लिए पुनः लड़ेंगे, उनके लिए भी फायदा करेगा। इसी भावनाओं से प्रेरित होकर फिर पुनः मैं जनता के बीच में मैं लगातार कार्य करता रहा और जनता मेरे इन कार्यों से बहुत प्रसन्न भी रही, क्योंकि मेरी एक अपनी आदत है कि हम चैलेंजिंग काम को बहुत ज्यादा स्वीकार करते हैं कि जो होना नहीं है करना तो वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एक युवा हैं और युवा खून और युवा जोश के साथ आगे बढ़े। हम इनके बारे में बता दें कि वाकई इन्होंने जब स्टार्टिंग अपना किया, उससे पहले ही इन्होंने इतना नाम कमा दिया, लोगों की इतनी हेल्प कर दी। और इनकी बात बिल्कुल सही है कि स्कीमें तो बहुत आती हैं, लेकिन वो जब तक लास्ट बेंच तक कहते हैं ना पहुंच जाए, तब तक उस स्कीम का कोई फायदा नहीं है। और इन्होंने हमारे वार्ड में यही करने का काम किया। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आशीष जी, आप हमें ये बताइए, जब आपकी मम्मी चुनाव में लड़ी, उस समय महिला सीट थी, उस समय आपकी क्या भूमिका थी? अब आप ये जानिए कि चुनाव में, जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था, उस समय अब चुनावी आरक्षण प्रक्रिया है, उसमें जो है सीटें निर्धारित रहती हैं। कभी अनारक्षित महिला आ जाती है, कभी अनारक्षित रहता है, कभी पुरुष हो जाता है। तो उसको हम लोग ना सोच के, मैं फिलहाल जब चुनाव लड़ने चला था तो यही मान के चला था कि चुनाव मुझे लड़ना है और पिकौरा शिवलाम की जनता को सभी सुविधाओं से, जो एक मूलभूत सुविधाएं हो सकती हैं जनता की, उनसे उनको आच्छादित करना है। जब हमारी माता जी चुनाव लड़ने चली, आप ये जानिए कि हमारे यहाँ लगभग 10 प्रत्याशी चुनाव लड़े। सबकी पत्नियां और बहनें चुनाव लड़ रही थी। मेरी स्वयं की एक, मैंने आप कह सकते हैं मेरी स्वयं माता जी चुनाव लड़ी और मुझे उसका मैंने परिणाम यही है, आशीर्वाद भी मिला कि मेरी माता जी चुनाव लड़ी और पिकौरा शिवलाम की जनता ने उनको जो है सलाखों पे रख के और लगभग हम जानते हैं 100 वोटों से उनको विजयी बनाया। तो आशीष जी, मुझे सच सच बताइए कि जब आपकी मम्मी चुनाव जीती थी, तो वो मम्मी की वजह से जीती थी या आपकी वजह से? आरक्षण की प्रक्रिया थी, उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि माता जी की वजह या मेरी वजह, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लगातार पिछले 3-4 वर्षों में जो मेरी मेहनत रही, जनता के बीच लगातार मेरा जो आना जाना रहा, जनता के बीच रह के जो मेरा योजनाओं को जो है प्रदान करना रहा, जीत उन्हीं की थी। जीत आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं लोगों ने जो है चेहरा मेरा रख के और माता जी को आशीर्वाद दिया। क्या बात कही, बिल्कुल सही तरीके से नेताओं वाला जवाब दिया आपने। तो आशीष जी, अब आपका अगला सवाल हमारा ये है कि इस बार भी जब एससी महिला सीट हो गई आपके वार्ड से, आप फिर चुनाव नहीं लड़ पाए, तो आपके मन में क्या सवाल आया और क्या आपने फ्यूचर के बारे में सोचा? चुनाव न लड़ पाना, पूरे 5 वर्ष जो है मैं वार्ड में जनता के बीच रह के जनता की सेवा किया और एक अंतिम पायदान तक जो भी जन सुविधाएं जनता को मुहैया होनी चाहिए, उन सबके लिए लगातार मैं संकल्पित भी रहा। चुनाव लड़ने ना लड़ने की प्रक्रिया अलग है, आरक्षण की प्रक्रिया थी, उसमें रिजर्वेशन हो गया था, तो एक मन को थोड़ा सा
अशांत करने वाली बात तो होती है, लेकिन हमने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो है यहाँ से विजय संकल्प दिलवा के और सीट उनके झोली में मैंने डालने का कार्य किया। यह मेरा कार्य बोलता है। क्या बात कही, यानी कि आपने एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम किया। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है, अगली बार भी हो सकता है कि वो ओबीसी हो जाए या महिला सीट हो जाए और एक बार फिर से आपका सपना टूट सकता है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? रिजर्वेशन की प्रक्रिया, उसमें मैं कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं। लड़ने का अधिकार सभी को है। अगर जनता अवसर हमको देती है तो वार्ड के विकास के लिए किस प्रकार नए आयाम को तय करने हैं वो जनता भी जानती है। और जहां तक बात है, जो भी यहाँ पे प्रत्याशी चुनाव लड़ने आएगा, आप इतना मान के चलिए कि जनता के दिलों में मैं राज करता हूं। और जनता इतना आप ये मानिएगा कि जो भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ने आएगा वो हमसे होकर ही उसको जाना पड़ेगा। और आप ये जानिए, मैं घमंड नहीं बोल रहा हूं, मैं जनता का एक सच्चा जनसेवक हूं। जनता का प्यार बोल रहा है, निश्चित जनता का प्यार बोल रहा है, दुलार बोल रहा है, जनता का आशीर्वाद बोल रहा है। और आप ये जानिए कि जो भी परिणाम आएंगे वो हमसे होते हुए ही आएंगे। जो वार्ड के लिए संकल्पित रहेगा, जो वार्ड के विकास के लिए संकल्पित रहेगा, जो वार्ड के गरीबों के लिए, असहायों के लिए, मददगारों के लिए जो संकल्पित रहेगा, वही वार्ड पर राज करेगा। आशीष जी, आपने जो जो अभी बताया मुझे, गरीबों की सेवा करना, स्कीम्स को पहुंचाना, इन सब में पैसा तो यार मिलता नहीं है। और आपको देख के लग रहा है कि अगले 5 साल में चुनाव लड़ने का आपको मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मैं नहीं कह सकता। तो इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है, आप किस उद्देश्य से, क्या मोटिवेशन मिलता है कि जो आप इतनी मतलब जिम्मेदारी से ये सबकी सेवा भावना लेकर किए जा रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जनता की संतुष्टि में ही मेरी अपनी खुद की संतुष्टि है। राजनीति एक सेवा का अवसर है, यह रुपए कमाने का कोई माध्यम नहीं है, फिलहाल मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात कही। अगर आपकी तरह सभी ऐसा सोच रखते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति में एक सुधार जरूर आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आशीष जी, अगला सवाल आपके दिल को छूते हुए है कि आपने अपनी अभी तक के चुनावी कैरियर में, राजनीतिक कैरियर में कोई ऐसा काम बताइए जिसको करने के बाद आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई हो और आपको लगा हो कि राजनीति में आने के आपका जीवन का छोटा सा उद्देश्य तो पूरा ही हुआ। विकास कार्य तो लगातार चलते ही रहे वार्ड में चुनाव जीतने के बाद, लेकिन एक मुख्य प्रयास मेरा जो रहा, जो विधवा महिलाएं, जो माताएं, बहनें ऐसी जो वार्ड में निवास कर रही हैं, जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय भी लगातार मेरे पास एक ही समस्या बार बार आती थी कि हमारा पेंशन बनवा दिया जाए। पेंशन एक ऐसा मुख्य कारण था, हमारी सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक है। अभी आप देखेंगे कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से सभी पेंशनों को 1500 रुपया कर दिया गया। जी। और जब मैंने पेंशन लगवाया था तो 500 रुपए प्रति माह पे मैंने पेंशन लगवाया था। वह कार्य मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद स्वरूप कार्य था कि मैं उन सभी माताओं बहनों का, जिनके आप यह मान के चलिए कि जब पति गुजर जाता है तो शायद अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। जी, और उस दशा में अगर उनके खाते में चाहे जो भी राशि अगर खाते में हर महीने हस्तांतरित हो रही है और नियमता हर महीने हो रही है, तो आप यह मान के चलिए कि उनके लिए एक हौसले की अंतिम कड़ी है। और वह मेरे लिए एक अंतिम संतुष्टि थी कि लगभग मेरे यहाँ जो भी विधवा महिलाएं हैं, माताएं हैं, मैं लगभग आप यह मान सकते हैं कि सभी की विधवा पेंशन चल रही है, वृद्धा पेंशन चल रही है, विकलांग पेंशनें चल रही हैं। क्या बात कही आपने। और निश्चित रूप से ये जो आपका काम है दिल को छूने लायक है और मैं उम्मीद करूंगा उन सबका आशीर्वाद आपको लगे और आगे आपको भी चुनाव लड़ने का मौका ना ही मिले बल्कि आप बहुत बड़े स्तर पे उस विजय को प्राप्त करें। चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल के। तो आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में या राजनीति में आने के बाद आपको किसी के विरोध का भी सामना करना पड़ा? अब आपको मैं बताऊं, मैं चुनाव लड़ने आया, मेरे अपने लोग ही कहते हैं ना कि चुनाव में आप चुनाव लड़िए और एक बार जेल जाइए,
पता चलता है कौन अपना होता है कौन पराया। जी। चुनाव की प्रक्रिया चल ही रही थी। आप ये जानिए कि मेरे पिताजी के बहुत अभिन्न मित्रों में से जिनके मैं बच्चे स्वरूप रहा। जी जी। और आप ये जानिए कि जब तक मैं 18 वर्ष का नहीं हो गया, वोट डालने का अधिकार तक नहीं हो गया, तब तक मैंने उनका आशीर्वाद लिया। ओके। और पिता तुल्य में भी मैं उनको आज भी मानता हूं। और चुनाव प्रक्रिया रही, उसमें हमको कोई ऐसा गुरेज नहीं है। ऐसे अभिभावकों का भी सामना हमको चुनाव में करना पड़ा, जिनको मैं आजीवन जो है अपने परिवार का सदस्य मान के चलता रहा। मतलब वही आपके विरोध में खड़े हो गए। जी। तो राजनीति ने कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा दिया। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे एक होता है, लोग अमूमन भाषाओं में कहते हैं कि आप जेल जाइए और चुनाव लड़िए। ये दोनों कंडीशनों में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। सामाजिक वैल्यू क्या है आपकी, वो निकल के आ जाए। आशीष, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आज आप बस्ती की सड़कों पे जाइए, आपको बस्ती की सड़कों पे हर जगह नेताओं के पोस्टर मिलेंगे। हर कोई अपने आप को टिकट के लिए बता रहा है कि मैं सक्षम हूं। कोई पावर के दम पे, कोई पैसे के दम पे, कोई समाज सेवा कर रहा है। निश्चित रूप से हर कोई नेता बनना चाह रहा है। पहले मुझे लगता था जनजी के पास ही बेरोजगारी है, लेकिन आज मुझे लग रहा है नेता भी बेरोजगार है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। उनका अपना एक क्षेत्र होगा, अपना एक दायरा होगा, अपने एक आंकड़े होंगे, जिसको लेके वह लगातार जनता के बीच आ जा रहे हैं। जनता के बीच उनके सुख दुखों में भी खड़े हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि फिलहाल मेरा व्यक्तिगत अपना एक राय है कि जनता के बीच रहकर अगर जनता के सच्चे जनसेवक के रूप में अगर वह कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको चुनाव नहीं, उनको जनता के बीच रहते हुए एक सच्चे जनसेवक के रूप में कार्य करना चाहिए, ना कि एक नेता के रूप में कार्य करना चाहिए। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने कि पहले लोगों का दिल जीतना जरूरी होता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड और हम एक सवाल लेकर आ रहे हैं, चूंकि बस्ती की बात चल रही है। अभी मेरा एक छोटा सा सर्वे है, ये पर्सनल सर्वे है, कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बस्ती, उस टाइम पे आज के लगभग 12 साल पहले 2000 बच्चे थे। और उसी स्कूल में मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, वहां मुझे पता चला ओनली 350 बच्चे। गवर्नमेंट स्कूल कहीं ना कहीं इतनी फैसिलिटी रखता है, और गरीब, जैसे आपने बात किया कि निचले स्तर के लोगों को भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि इस पे भी लोगों का ध्यान देना चाहिए कि जब हमारा गवर्नमेंट स्कूल इतना बड़ा है, इतनी फैसिलिटी है, वहां पे इतने क्वालिफाइंग टीचर्स आ रहे हैं, तो वहां बच्चों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? इस पे भी तो फोकस करने की जरूरत है। सरकार को इस पे एक कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। फिलहाल आपकी जो बात है, उस बात से मैं सहमत हूं। और ऐसे आप ये जानिए कि इंटर कॉलेजों का यही हाल नहीं है, ऐसे महाविद्यालयों का भी हाल है। हम लोग छात्र संघ जीवन से होते हुए भी आए हुए हैं। आप ये जानिए, कभी महाविद्यालयों का हाल ऐसा रहता था कि वहां 9-9 हजार बच्चे पढ़ते थे। जी जी, बिल्कुल। आज स्थितियां ये है कि 900 बच्चे भी उस महाविद्यालयों में नहीं है, चरागाह बनने तक के सफर की तरफ जा रहे हैं। जी। इसका मुख्य कारण आप फिलहाल हम जो मानेंगे कि लगातार लोग यहाँ से किसी तरह इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, अन्य जगहों पे अपना करके लोग जिले से बाहर की तरफ पलायन करना चाहते हैं। बट आशीष, मैं आपको यही रोकना चाहूंगा छोटा सा, कि आप अगर देखो तो अभी प्राइवेट स्कूल कुछ खुले हैं बस्ती में, बट उनकी संख्या अगर वहां पे हम बात करें तो बहुत बड़े स्तरों पे बढ़ गई है। फिर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की संख्या घटती जा रही है, ऐसा क्यों? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस क्षेत्र में आपको काम करना हो तो आप क्या आगे कोई कदम उठाना चाहेंगे? फिलहाल मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूं, और मुझसे जो बन पड़ता है, मैं लगातार प्रेरित करता हूं सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार के उन संसाधनों के विषय में, कि सरकार की उन योजनाओं को लगातार जो है जनता के बीच लाया जाए। और जहां तक बात है विद्यालयों में अध्ययनरत होने के लिए, फिलहाल सरकार को ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले तो प्रयास जो सरकार को करना चाहिए, सरकार को एक ऐसे मानक बनाने चाहिए जो भी सरकार में बैठे ऐसे तंत्र के रूप में हैं। सबसे पहले उनके बच्चे ही उन विद्यालयों में जाएं, उसके लिए कोई एक ऐसा शासनादेश जारी हो
चाहे जो भी अधिकारी अगर जिले में आ रहा है और चाहे वह जिला विद्यालय निरीक्षक हो, चाहे वह जिला अधिकारी हो, चाहे वह पदों पर बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पर्सन है, उनके भी परिवार के बच्चे अगर उन विद्यालयों में पढ़ेंगे और एक शासनादेश के रूप में सरकार को भी इसको जो है जारी करना चाहिए, गाइडलाइन बनानी देनी चाहिए कि जिन जिलों में आप जा रहे हैं उन जिलों के जो भी ऐसे सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी महाविद्यालय हैं, उसमें आप अपने पाल्य की व्यवस्था सुनिश्चित करवाइए। तो कहीं ना कहीं जो है इससे एक बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार की जाए। बस्ती के कोई 5 ऐसे विकास कार्य बताइए जो आपकी नजर में बस्ती में जरूर होने चाहिए। बस्ती शहर के बारे में फिलहाल आपको हम बताते चलें। बस्ती शहर हमारा लगभग हम मानते हैं कि 5 से 7 किलोमीटर में ही फैला हुआ शहर है। सबसे पहले तो सीवर लाइन की बस्ती में बहुत ज्यादा जरूरतें हैं। बरसात के मौसमों में आप यह मान के चलिए कि अगर लगभग 3-4 दिन की बारिश अगर हो जाती है तो आप यह मान के चलिए कि लगभग सभी गली मोहल्लों में जलमग्न की स्थिति हो जाती है। उस पर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति पदों पे आसीन रहता है उनके लिए एक बड़ी समस्या भी हो जाती है। ऐसा नहीं है वह व्यक्ति निरंकुश रहता है, वह व्यक्ति कार्य करता है और अपने जो भी ऐसे कर्तव्य हैं उनका पालन भी करता है। लेकिन जब संसाधन कहीं ना कहीं थोड़े रहेंगे, संसाधन कहीं ना कहीं बहुत कम रहेंगे, उसमें कार्य कर पाना बहुत ही कठिन है, चाहे वह पद पे आसीन कोई भी व्यक्ति रहेगा। तो पहला हो गया सीवर की, पहला तो सीवर की व्यवस्था हो गई। दूसरा फिलहाल हम मानते हैं कि जो भी ऐसी सरकारी प्रॉपर्टियां हैं सरकार की, चाहे वो नगर पालिका की हैं, चाहे वो जिला पंचायतों की हैं, सरकार को उनको देख के अपने प्रॉपर्टियों को बचाने का कार्य करना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं बाउंड्री वॉल करके, उनको गेटेड करके, जो भी अगर जहां भी ऐसी संपत्तियां उनकी आ रही हैं या तो वह जनता के सीधे प्रयोग में जाए, नहीं तो वो धीरे धीरे आप देखते हैं वो कब्जे का शिकार हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तीसरा बिंदु हम मानते हैं कि शहर हमारा, आप ये मान के चलिए कि जाम की समस्याओं से भी बहुत आहत रहता है। आप यहां निकल जाइए जिला अस्पताल चौराहे पे, जहां आप ये मान के चलिए कि जिले के लगभग सभी गांवों से वहां भीड़ पहुंचती है। जो भी ऐसे मरीज रहते हैं, उनके तीमारदार होते हैं, वह आए दिन कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि लोग अपने जान को जोखिम में डाल के भी उन सड़कों पे किसी तरह अपना चलते हैं। स्कूल के बच्चे अगर उनको 7 बजे सुबह पहुंचना है तो 8 बज जा रहा है पहुंचते पहुंचते। उसका मुख्य कारण जाम है, ट्रैफिक है और कहीं ना कहीं सड़कें कंजेस्टेड हो गई हैं। धीरे धीरे आबादियां बढ़ रही हैं, लेकिन सड़कों का चौड़ीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। 3 हो गया आपके। चौथा फिलहाल हम मानते हैं कि शहर के 25 वार्डों में मेरा आना जाना होता है, चाहे निमंत्रण के माध्यम से, चाहे लोगों के सुखों दुखों में मेरा आना जाना रहता है। मैं आता जाता भी रहता हूं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि शहर के प्रत्येक वार्डों में जो नई कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं, बिजली विभाग वहां तो अपना राजस्व की वसूली तो करता है, लेकिन बांस बल्ली के सहारे जो है वहां बहुत दूर दूर तक केबलें जाती हैं, जो कभी कभी जो है एक भयावह स्थिति बनती है, चाहे वह बरसात के मौसम में हो, चाहे जानवरों को करंट लगने के मामले में हो। आप ये जानिए कि बिजली विभाग से मेरी गुजारिश है कि अगर वह राजस्व लेने के लिए आपको कनेक्शन धारी बनाकर कनेक्शन करके आपसे राजस्व की वसूली कर रहे हैं, तो आप उनका यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि आपके घर के अंतिम गेट तक वह पोल, खंभे और तार ट्रांसफार्मर की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बिल्कुल होनी ही चाहिए। और अब 5वें की बारी है। 5वें की बारी फिलहाल हम आपसे यही कहेंगे कि 5वें के रूप में मैं आपको एक दे देता हूं सजेशन। मैं चाहूंगा इस विषय पे भी आप थोड़ा सा अपना नजरिया रखें। बस्ती में आने के बाद एक चीज पता चला कि यहाँ पे शराब की, नशे की लत की बहुत बुरी हालत है। आए दिन रोड पे लोग ऐसी हरकतें करते हुए जा रहे हैं, कहीं नालियों में गिरे हुए हैं। अगर आप शराब की दुकान के आसपास देखें तो लोग मंडरा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? इस पे कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए?
फिलहाल मेरा भी मानना रहता है, मैं भी लगातार शहर में चलता रहता हूँ। आजकल सबसे ज़्यादा इस अगर इन परिणामों से कोई बहुत ज़्यादा अगर पीड़ित वर्ग हमको लगता है, तो वही आज का हमारा युवा लगता है। बिल्कुल। और उससे आप यह जानिए कि हमको तो देख के बहुत ही असहज महसूस होता है कि आज का हमारा युवा, कभी संकल्पों में हम लोग लेते थे कि आज हमारा युवा देश का भविष्य होगा। जी हाँ। आज हम कहीं ना कहीं हमारा युवा अपने जो एक उनका एक उद्देश्य है, उनका एक जो संकल्प है, उनकी जो एक दिशा और दशा है, उससे हटकर कहीं ना कहीं वह दूसरी दिशा में कार्य कर रहे हैं। उस पर कहीं ना कहीं उनके माता पिता को और कहीं ना कहीं आसपास का जो भी ऐसा एक वातावरण है, उसको ठीक रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगले 5 साल में आपको आपकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी मिलती है, या हम उम्मीद करते हैं आप वार्ड के सभासद के रूप में चुने जाते हैं, तो आप किस तरह के कार्य करेंगे, या आपके मन में क्या विचार है, आप आगे कैसे बढ़ाएंगे अपनी राजनीतिक करियर को? आप यह जानिए कि कोई भी घर, फिलहाल हम यह मानेंगे कि 1 महीने में या 6 महीने में बनके कंप्लीट नहीं होता है। उसको एक मकान से उसको एक घर का स्वरूप देने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, और तब वह एक घर का स्वरूप के रूप में तैयार होता है, और लोग उसमें घरों में अपना जीवन यापन करते हैं। उसी तरह हम अपना वार्ड को मान के चलते हैं। वार्ड भी हमारा घर ही है। बिल्कुल। जिस तरह हम अपने घर को सजाते हैं, जिस तरह हम अपने घर को एक अच्छे स्वरूप दे के रखते हैं, फिलहाल हम अपना वार्ड भी, आप ये मान के चलिए कि अभी तो मेरी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं, मैं मान के चलता हूँ। हमारी सोच फिलहाल अभी इतना ही है कि अगर हमको भारतीय जनता पार्टी या मेरा जो भी नेतृत्व है, अगर हमको अवसर देती है वार्ड में जनता की सेवा के लिए पुनः, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मैं जनता के बीच सीधा उनसे मुखातिब हो गए, उनसे लगातार अंतिम पायदान तक रहने वाले व्यक्ति का, चाहे वह सड़कों के रूप में हो, चाहे वह आवास के रूप में हो, चाहे वह पेंशनों के माध्यम, जो भी ऐसे कार्य मेरे 5 वर्ष के कार्यकाल में अधूरे रह गए हैं, बहुत सारी योजनाएं रही, बहुत सारी सड़कें रही, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य रहे जो आप यह जानिए कि मेरे ना रहने पे उन कार्यों में बहुत ज्यादा विफलताएं हैं। कहीं ना कहीं जो है पद पे रहना और पद पे ना रहना, ये दोनों एक अलग अलग बातें हो जाती हैं। पद की गरिमा होती है, और पद पे ना रहते हुए आप यह जानिए कि मैं एक सच्चे जनसेवक के रूप में तो वार्ड में काम करता हूं, और चाहता हूं कि वार्ड का एक एक विकास कार्य होता रहे। लेकिन शायद जब मैं अपने जिम्मेदार किसी भी पदेन सदस्यों से इस बात को कहता हूं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं यह भावनाएं आती हैं कि यह आशीष की अपनी एक इच्छा हो सकती है, आशीष के अपने एक क्राइटेरिया में यह कार्य हो सकते हैं, इस नाते उसका निष्पादन कर पाना बहुत उचित नहीं माना जाता है। अगर अपितु अगर पद पे रहते हुए यह व्यक्ति, मैं जब उस पद पे रहते हुए उस विकास कार्य के लिए लगातार मैं संघर्ष करूंगा, तो आप यह जानिए कि यह तय है कि वो होना है, कि वह होना तय है। जब आपने बिना किसी पद पे रहे हुए इतने बड़े बड़े काम कर लिए, तो निश्चित रूप से अगर आपको कोई पद भार मिलता है, तो आप उस कार्य को और अच्छे से कर पाएंगे। बेशक, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आपके भविष्य में कुछ ऐसा हो। तो ये थे हमारे साथ आशीष शुक्ला, हमारे पिकौरा से गुलाम के निवासी और एक चेंजी के रूप में युवा नेता। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फिलहाल के लिए नमस्कार, थैंक यू।